इकोनॉमिक्स फॉर आरएएसपी। पब्लिक फाइनेंस के अंदर हीनार प्रबंधन में क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। मतलब सरकार अगर ऋण लेती है तो उसके बदले अगर वो आरबीआई से बोले कि तुम और नोटों को छापो तो उसको क्या बोलेंगे, घाटे की वित्त व्यवस्था यानी कि हीनार प्रबंधन। अर्थोपाय अग्रिम वो होता है कि अगर आरबीआई से वो डायरेक्ट ऋण ले लेती है तो उसको बोलते हैं अर्थोपाय अग्रिम। बजट आता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। उसके अंदर ये संचित कोष आर्टिकल 266 कंसोलिडेट फंड यानी कि जो पूरी उसकी समस्त आय होती है उसको संचित निधि में है समस्त इनकम। सार्वजनिक खाते के अंदर वो आएगा जो भी वो टैक्स मिलता है उससे ब्याज मिलता है, ऋण मिल रहा है। प्रोविडेंटल फंड वो होता है जो आपका इनकम टैक्स करता है, उसके ऊपर आपको ब्याज लग के जब आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है उसको बोलते हैं प्रोविडेंटल फंड। राष्ट्रीय लघु बचत पब्लिक ये भी डाकघर जमा इस सब सार्वजनिक खाते के अंतर्गत आएंगे। आकस्मिक खाते के अंदर आर्टिकल 260 राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होती है, जरूरत पड़ने पर इसके काम ले लेते हैं। फिर राजस्व रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की आय है, मतलब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब फर्स्ट उसको किसी को रिटर्न नहीं करना। लेकिन जब बात आती है पूंजी प्राप्ति की तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को पैसा किसी को रिटर्न करना पड़ता है। विनिवेश वो होता है कि अगर सरकार ने पूर्व में किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, मतलब किसी कंपनी में, तो ज़रूरत पड़ने पर मतलब उस कंपनी का कोई पार्ट बेच भी सकती है। संपत्ति का मुद्रीकरण होता है, जैसे कि कोई खाली स्टेडियम पड़ा है, फिर वो इसमें कुछ हो नहीं रहा तो उसको किराए पे चढ़ा देंगे तो सरकार उससे उसका मुद्रा बन जाएगी। फिर यहाँ पे सब्सिडी अप्रत्यक्ष सहयोग है एक तरह से। तो उसके बाद है पूंजी बजट, मतलब उसमें सरकार की जिम्मेदारी है ही। उसने जो उधार लिया है, अब उधार वो कहाँ से लेगा, मतलब उधार भी दो टाइप के हो सकते हैं कि जो उधार वो ले रहा है उसमें उसकी जिम्मेदारी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे ऐसी जिम्मेदारी है जिनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। इंक्रीमेंट हो गया अगर जैसे घरेलू बाजार से कोई ऋण लेता है, विदेशी सरकार से लेगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ले, जैसे वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, लघु बजट योजना जैसे कि प्रोविडेंटल फंड वगैरह, तो उनमें उसकी एक जवाबदेही है, एक उत्तरदायित्व है, लेकिन मतलब उसको उस पर ऋण देना पड़ेगा या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक तरह से है कि जिसमें जिम्मेदारी नहीं होती, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, विनिवेश है, उसमें मतलब उसी का है तो उसमें उसकी जिम्मेदारी है नहीं विशेष संपत्ति, ठीक है। और एक यहाँ पे है संपत्ति का मुद्रीकरण करना, मतलब कि वही ज़रूरतमंद वो चीज़ों का उपयोग करने की राजस्व अधिक है या विदेशी ऋण की प्राप्ति है। पूंजीगत व्यय उधार खर्च जो है उसमें पूंजी निर्माण पे जो व्यय करेगी, जिम्मेदारी की कमी लाने पे व्यय है ना, महंगी करों पे दबाव। देखो राजस्व व्यय है वो क्या है, नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब वो देश की किसी भी तरह से इकोनॉमी को नहीं बढ़ा रही, इसलिए इसको गैर उत्पादन बोलेंगे। लेकिन जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत यूज़फुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है तो इकोनॉमी को बढ़ाएगा। इंडियन बजट है टोटल कितना है, 45 लाख करोड़ का है लमसम। उसमें से राजस्व व्यय है 77% और आपका पूंजी खाते के अंदर है आपका 22.23%, यानी कि दिस इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव एंड दिस इज़ अ प्रोडक्टिव वन। अगर हमें इकोनॉमी बढ़ानी है तो हमें बेसिकली पूंजीगत खातों को इंक्रीमेंट चाहिए, तो इसीलिए बजट 2023-24 में सरकार ने क्या किया कि पूंजीगत व्यय में क्या किया, बढ़ोतरी करी है। कितनी बढ़ोतरी करी है, 37.4% की। ज़्यादा पूंजी बजट है उसको पॉजिटिवली देखते हैं क्योंकि उसमें रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है, न्यू इनकम बढ़ेगी। सरकार को जितना भी पैसा मिलता है उसमें ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा, जो भी उसने लोगों को उधार दे रखे हैं वो उधारी वापस होगी, तो उधार से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद मिलता है जीएसटी से, जीएसटी के बाद मिलेगा आपको निगम कर। निगम कर वो होता है कि आय, जो भी हमारी इनकम है आयकर उससे। उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क एंड उसके बाद है सीमा शुल्क, और ये दोनों याद रखो इनडायरेक्ट टैक्स एक तरीके से। तो फिर इन दोनों से सीक्वेंस उधार, देन जीएसटी, देन निगम कर, देन आयकर, देन केंद्रीय उत्पाद, देन सीमा शुल्क। मद का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, ठीक है। सरकार जो भी पैसा लाएगी उसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका होगा, तो ब्याज अदायगी का, मतलब कि जो लोग भी ब्याज दे रहे हैं ना वो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। फिर करोड़ शुल्कों में जो राज्य का हिस्सा है वो पैसा, फिर केंद्र क्षेत्र की योजनाओं का हिस्सा, सबसे पहले ब्याज, फिर कर शुल्क, फिर केंद्रीय। फिर यहाँ पे है कि संघीय सरकार के बजट व्यय का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो कहाँ से आता है, ब्याज अदायगी से। राजस्व घाटा क्या, राजस्व घाटा वो होता है कि राजस्व प्राप्ति में से अगर राजस्व व्यय घटा दो तो क्या जाएगा, राजस्व घाटा, यानी कि जब सरकार को जो पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा वो खर्च कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। राजस्व घाटा हमेशा याद रखो कि राजस्व व्यय जो है
वो क्या है, हमेशा गैर प्रोडक्टिव है, मतलब नॉन प्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो खर्च हो गया ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उससे। राजन समिति की सिफारिश पर क्या क्या सार्वजनिक व्यय की प्रबंध सूची बनाई, ठीक है। एक होता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा तो टोटली क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव। तो अगर हम राजस्व घाटे में से प्रोडक्टिव चीज़ें डाल देंगे तो प्रोडक्टिव चीज़ क्या है यहाँ पे, पूंजी निर्माण पर वित्तीय खर्च, ठीक है। जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे तो वो प्रोडक्टिव है, बाकी सब कुछ क्या है, नॉन प्रोडक्टिव है। कि निम्नलिखित घाटे की अवधारणा में गैर उत्पादक कौन सा, तो प्रभावी राजस्व घाटा टोटली क्या है, नॉन प्रोडक्टिव है। अब ऋण घाटा एक ही चीज़ है। राजकोष के घाटा क्या होता है, राजकोष के घाटा ये होता है कि जो भी हमने उधार लिया है, जितना भी गवर्नमेंट ने, तो वो क्या है, राजकोष के घाटे के अंदर आता है। चाहे से आप घरेलू बाजार से लो, विदेशी व्यापार कहीं से भी ले लो, आरबीआई से ले रहे हो, सार्वजनिक कोष की प्रणाली से ले रहे हो, जैसे कि अगर आप जमा खातों से ले रहे हो, कहीं से भी कुछ भी उधार ले रहे हो, वो क्या है, राजकोष के घाटा है। प्राथमिक घाटा वो होता है कि अगर हम राजकीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दें, तो ब्याज भुगतान ये है कि पिछले साल पर में जितने भी ऋण पे हमने किसी को दिया है, तो उसमें हमें जो ब्याज मिलता है उसे हमें हटाना है, तो ब्याज भुगतान को हटा दिया है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा प्राथमिक घाटा है। अब 2023-24 के अंदर राजस्व घाटा कितना था, 2.9%, एंड राजकोष की घाटा था 5.9%, जो सबसे बड़ा घाटा है। अगर हम बोले कि भारत सरकार के बजट में सबसे ज़्यादा घाटा किसका, तो राजकोषिक घाटे का है, जो कि 5.9% है। अगर देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में राजस्व घाटा क्या है, कम ही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार उधारियों पर अपनी निर्भरता को कम कर रही है। अब यहाँ पे कि राजकोष के उत्तरदायित्व तो बजट प्रबंधन। अब गवर्नमेंट जितना ज़्यादा ऋण लेगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को क्या होगा, घाटा होगा। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। सो पहले अहलुवालिया समिति बनाई थी, जो सक्सेड नहीं हुई थी, क्योंकि अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई थी 2008-2009 के बीच में। अब 2016 में 15वां वित्त आयोग आया, जिसके अध्यक्ष बना एन.के. सिंह। अब एन.के. सिंह ने 2016 में एक समिति बनाई थी FRR एक्ट की समीक्षा करने के लिए। उसमें उसने क्या दिया था कि 2.5 में 3% की लमसम देना चाहिए घाटा, लेकिन ये भी सक्सेड हुआ नहीं। लेकिन अब बजट 2023-24 में क्या कही, जो राजकीय घाटे की एक अवधारणा दी गई है कि अपन को 2026 तक 4.5% तक लगाए। अभी करंट में कितना राजकोष की घाटा है, 5.9, लेकिन 2026 तक कितना लाना है, 4.5%। देखो, टैक्स क्या होता है, एक अनिवार्य भुगतान है, मतलब कि देना ही देना है, कर से आप बच नहीं सकते। अब इसमें सेस वो होता है जो आपकी इनकम पे लगाया जाता है, और सरचार्ज होता है जो टैक्स पे लगाया जाता है। यानी टैक्स पे टैक्स एक तरह से बोले चक्रवर्ती ब्याज है, तो वो सरचार्ज हो गया। यानी कि जो सेस है वो कर आधार पे लगाया जाएगा, जबकि जो सरचार्ज है वो कर की मात्रा पे लगाया जाएगा, जिसको हम कर दायित्व भी बोलते हैं। तो सेस और सरचार्ज है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाए जाने वाले कर है। अब इसकी जो भी प्राप्त होगा जितना भी मनी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। होता है कराघात और करापात, यानी कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट। मतलब कर जिसके ऊपर लगाया जा रहा है वो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट, और इंसिडेंट मतलब कि जो कर को जमा कराएगा। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, मतलब इम्पैक्ट इज इक्विवेलेंट टू इंसिडेंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इम्पैक्ट और इंसिडेंट अलग अलग होता है, क्योंकि ये हो सकता है कि कर कोई और ले रहा है और जमा कोई और करा रहा है। क्योंकि लोग क्या कर देते हैं, टैक्स को शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कि हमने एक जगह से टैक्स लिया, लेकिन अब हम कहीं और किसी और को बोलते हैं कि तुम हमारा टैक्स दो, तो वो देश आपका टैक्स चुकाएगा, वो भी कम रेट पे। तो उस टाइप की शिफ्टिंग होती है, टैक्स शिफ्टिंग, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर करेंगे आयकर। आयकर मतलब कि जितने भी हमारी इनकम पे टैक्स लग रहा है वो सारा इनडायरेक्ट, एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है। निगम कर के अंदर आएंगे लोग, कंपनी द्वारा जो भी शुद्ध लाभ कमा रही है वो एक निगम कर आ गया, इसको मैट भी बोलते हैं, न्यूनतम वैकल्पिक। एक शून्य कंपनी पे जो कर लगाता है, शून्य कंपनी मतलब कि जो एज अ बेनिफिशियरी काम करेगी, जैसे कि सरकारी छूट का फ़ायदा उठाने के लिए काम करेगी, तो उन पे भी आजकल कर लगाया जाएगा। पूंजी लाभ कर वो होता है कि जब कोई संपत्ति क्रय मूल्य से ज़्यादा बिकती है, ठीक है। जैसे आपने कोई संपत्ति 1,000 रुपये में खरीदी, बेच आप 10,000 में, तो 9,000 का फ़ायदा हो गया, तो वो 9,000 रुपये टैक्स लगा देगी, तो वो क्या गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो आयकर, निगम टैक्स एंड पूंजी लाभ कर। अब हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है देखो सीमा शुल्क पे। सीमा शुल्क मतलब होता है कि आयातों पे, निर्यातों पे नहीं लगता हमेशा। सीमा शुल्क कभी भी निर्यातों पे नहीं लगेगा, हमेशा आयातों पे लगेगा। उसके बाद केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जो सबसे नीचे दर्जे का शुल्क है। अब यहाँ पे मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र में जितना भी प्रोडक्शन होगा, गवर्नमेंट उस पर लेगी मूल्य के, मतलब अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लेगी, किसकी वैल्यू कम है तो वैल्यू कम लेगी। और यहाँ पे विशिष्ट कर वो होता है जो एक तरह से वजन या मात्रा के अकॉर्डिंग लेते हैं किसी वस्तु पे। उसके बाद जो GST आया था वो 1 जुलाई 2017 को आया था, ठीक है। जो ये सारे करते हैं वो हमेशा वस्तु पे लगते हैं, लेकिन जो GST वो वस्तु और सेवा दोनों पे लगता है। लेकिन बोले कि बृहद आर्थिक सुधार कब आए थे, राजकोषीय सुधार कब आए थे, तो वो आए थे 1986-87 में। तब क्या हुआ था कि विनिर्माण के 6 सेक्टर में पूरी तरह से वैट लागू हो गया था।
इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था की गई थी, मतलब कि अतिरिक्त कर को सरकार को वापस कर दें। फिर एक मूल्य आधारित कर लगेगा यहाँ पे। तो उससे पहले सिर्फ वस्तुओं पे मूल्य लग रहा था, लेकिन 1986 से क्या हुआ कि वस्तुओं पे भी कर लग गया था, मतलब मूल्यों पे कर लगा था। पहले वजन मात्रा पे कर लगा, अब यहाँ पे सिर्फ मूल्यों से स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए बोले कि राजकोषीय दौर कब स्टार्ट हुआ था, 1986-1987। ठीक है। मूल्य आधारित प्रणाली स्टार्टिंग वीपी सिंह था इस टाइम पे, कौन, वित्त मंत्री। अब 2005 में पूरे इंडिया पे वैट लग गया था। सबसे पहला जो राज्य था जिसने वैट लागू किया था वो उत्तराखंड था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया। जीएसटी इज़ इनडायरेक्ट टैक्स जो वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं पर भी लग रहा है, और ये गंतव्य आधारित टैक्स है, मतलब कि जो फाइनल रूप से जो जिस वस्तु को यूज़ कर रहा है, जिस सेवा को यूज़ कर रहा है, मतलब उसी पे वो टैक्स लग रहा है, ना कि जो उसे बना रहा है, कर रहा है, उस पर नहीं। फिर यहाँ पे है कि अगर बात करें विधेयक की तो कौन सा विधेयक है, 122वां विधेयक है। जबकि जब बात करें अधिनियम की तो अधिनियम कौन सा है, 101वां अधिनियम है, और ये कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। लेकिन जीएसटी की जो अवधारणा है सबसे पहले फ्रांस ने प्रस्तुत करी थी। इंडिया में जब जीएसटी लागू हुआ तो असम वो पहला देश था जिसने कि असम वो पहला स्टेट था जिसने कि जीएसटी को लागू किया। एंड में लागू किया था जम्मू एंड कश्मीर में। काफ़ी सारे संशोधन है जो जीएसटी के अंदर हुए हैं। उसमें आर्टिकल 246 है जिसके अंदर क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल से जीएसटी लेगी, स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट से जीएसटी लेगी। फिर आर्टिकल 279 उसमें जीएसटी परिषद की अवधारणा है जी 279 के अंतर्गत वित्त मंत्री वो अध्यक्ष होगा, वर्तमान में निर्मला सीतारमण एक उपाध्यक्ष होगा, और क्वारम बैठक में 50% सदस्य अनिवार्य हैं। फिर सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल ने 8 टैक्सेस को इंक्लूड करके जीएसटी बनाया, जबकि स्टेट ने 9 टैक्स को इंक्लूड करके बनाया है। अब जब ये होगा कि सरकार ने जब विरोध किया तो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार को क्षतिपूर्ति देगी। लेटेस्ट चेंजेस ये आया है कि क्षतिपूर्ति की जो सीमा 2022 में 27 समाप्त होने वाली थी उसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब मतलब कि जो क्षतिपूर्ति वो 14% इंक्रीमेंट के साथ देंगे। अब जीएसटी का प्रारूप किसने दिया था, असीम दास मुखर्जी जो कि बंगाल के चीफ फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। 5 वस्तुएं जिन पे आउट ऑफ जीएसटी रखा गया है, जैसे कि सीमा शुल्क, जैसे बोले आयातों पे, मदिरा पे, बिजली पे, दालों पे, फलों सब्जियों पे, अंतिम संस्कारों, कोर्ट, ट्रिब्यूनल वगैरह। अगर हम बोले टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन पे भी जीएसटी नहीं, जैसे कि हाई स्पीड पेट्रोलियम है, विमानी ईंधन है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज ऑल आर आउट ऑफ जीएसटी। जुलाई 2023 के अंदर जीएसटी की 50वीं बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, दिल्ली में। इसमें क्या कहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे 28% का जीएसटी लगा दिया गया था। थीम क्या है, 50 स्टेप्स टुवर्ड्स अ जर्नी। वित्त आयोग की बात करें तो वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। इसमें सलाहकारी संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक तो है ही, सलाहकारी और है। अब इसमें असंतुलन को बैलेंस करती है बेसिकली वित्त आयोग। तो लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल 2 टाइप के असंतुलन है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में रहता है हमेशा। अभी इसने एम के सिंह ने जो 15वें वित्त आयोग में 36 असंतुलन को बैलेंस करने के लिए क्या बोला कि राज्य जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को 50% जो भी टैक्स मिलता है इसका 41% क्या दे देगा, राज्यों को दे देगा। जो 1% है वो किसको देगा, जम्मू कश्मीर को। 15% किस पर खर्च करेगा, जनसंख्या के बेस पे, कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको 15% वाले उस हिसाब से। पॉवर्टी 2 टाइप की है भाई, सापेक्ष गरीबी होती है, निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब वही है तुलनात्मक, कंपैरेटिव देखें हम, आय की विषमता के कारण होता है। निरपेक्ष गरीबी देखें तो बीपीएल के बेसिस पे, बीपीएल लाइन का निर्धारण ऊर्जा की आवश्यकता के बेसिस पे, उनकी कैलोरी के बेसिस पे। अगर विलेज लेवल पे देखें तो हम 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, शहर के लेवल पे देखें तो 2100। ये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय है ना, उस कैलोरी को दर्शाता है। काफ़ी सारी समिति थी, जैसे दांडेकर समिति आई, उसने कैलोरी का बेस दिया। लकड़वाला समिति 1993 में आई थी। उसके बाद तेंदुलकर रंगराजन समिति 2011 में आई है। अगर हम बात करें कि तेंदुलकर समिति के हिसाब से जो गरीबी है वो 21.9 है, जबकि जो रंगराजन समिति है उसके अकॉर्डिंग जो गरीबी है वो कितना है, 29.5% गरीबी। अब भारत सरकार ने गरीबी हटने का नारा सेकंड 5 ईयर प्लान में दिया था, लेकिन इसको जो अप्लाई हुआ था वो अगर बोला कि गरीबी निवारण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 6 5 ईयर प्लान में। अब तेंदुलकर समिति ने 21.9% गरीबी बताई थी, जबकि रंगराजन ने 29.5%। तेंदुलकर ने 872 कैलोरी है, गांव शहर 972.1470। अब गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु आंकड़ों का जो एकत्रीकरण है, अब वो देखें तो यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इस तरह जुलाई 2023 को इसका सेकंड संस्करण आया है। इसमें 14.95% है। रोजगार की बात करें तो एनएसओ ही जारी करता है सब चीज़ों को।
देखो डेवलप्ड कंट्री है, उसके अंदर चक्रीय और रचनात्मक बेरोजगारी होगी। डेवलपिंग चक्रीय बेरोजगारी जो मंदी के बेसिस पे होती है या तेज आर्थिक विकास हो रहा है तो उसके बीच में, रचनात्मक और टेक्नोलॉजी बेसिस पे। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि शैक्षणिक बेरोजगारी, जितनी क्षमता है उतनी नौकरी नहीं मिल पा रही। औद्योगिक बेरोजगारी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो कहाँ वर्क करेंगे मजदूर वगैरह। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम तो मौसमी और प्रजनन, मौसमी मतलब कि कृषि के अलावा कोई और नहीं है स्रोत उनके पास आय का, तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। फिर छिपी बेरोजगारी वो है कि उनकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। एक नंबर से मतलब कि जैसे हमें 5 मज़दूरों की ज़रूरत है, अब हम 10 को काम में लगा रहे तो हम 5 को थोड़ी ना सैलरी देंगे, उनकी सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर हम आर्थिक समीक्षा की बात करें तो बेरोजगारी दर कितनी है, 2021-22 में देखें तो 4.1% है। अब सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्रों में मिल रहा है, कितना परसेंट रोजगार दे रहा है कृषि क्षेत्र, 46.5%। आत्मनिर्भर भारत योजना की बात करें तो 1 अक्टूबर 2020 को आई थी। मुद्रास्फीति तो जानते ही हो क्या होती है। थोक मूल्य जो सूचकांक है बेसिकली वो उसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है, 2011-12, और उसके अंदर कितनी वस्तुएँ आती हैं, 697 वस्तुएँ, यानी कि 700 में 3 वस्तुएँ कम। उसका जो CPI है उसके अंदर वस्तु और सेवा दोनों चीज़ें आती हैं ना, उसमें कितनी वस्तुएँ हैं, 463 हैं, ऑलमोस्ट 470 के अप्रॉक्स। फिर यहाँ पे जो बेस ईयर इसका 2012 है। देखो हेडलाइन मुद्रास्फीति वो है कि जितनी भी वस्तु और सेवा जो भी आपकी इन्फ्लेशन आ रही है वो हेडलाइन हो गई। कोर मतलब वो है कि अगर उसमें से आप खाद्य और ईंधन हटा दो तो वो हो जाएगी कोर मुद्रास्फीति। बैंकिंग की बात करें, भारतीय वित्तीय व्यवस्था जो है इसमें 2 टाइप के हैं, लेन देन के बेसिस पे ही डिवाइड करते हैं वित्तीय व्यवस्था को। एक होता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मतलब मुद्रा बाजार, यानी कि पूंजी बाजार। जो मुद्रा बाजार है वो 1 साल के लिए ही होता है बेसिकली, और पूंजी बाजार है वो 1 साल से अधिक टाइम के लिए अवेलेबल होता है। अब मनी मार्केट के अंदर सारे बैंक आ जाएंगे, जैसे भी RBI है, कमर्शियल बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, ये सब मार्केट है। पूंजी बाजार के अंदर आता है प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार के अंदर आ जाएगा कंपनी, जो नई नई कंपनी आती है वो। द्वितीयक बाजार में डायरेक्ट निवेशक टू निवेशक कॉन्टैक्ट होता है। अब RBI नोटों का कार्य के निर्गमन किस प्रणाली पे कहते हैं, न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली, यानी कि लिक्विड के एक्सचेंज में क्या रखेगी, वो गोल्ड रखेगी। बैंकिंग वाले कार्य हैं इसके, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि रेट्स को एक तरह से आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशी विनिमय का संरक्षक है। एनटीटी होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, मतलब ये है कि पूरे दिन के लेन देन के बाद जो पैसा बच जाता है उसको बैंक अपने पास रख लेगी। जैसे कि अगर हम उस चीज़ को RBI को दे रहे हैं तो वो हो जाता है CRR, और अगर बैंक उसे अपने पास रख देती है तो वो हो जाएगा SLR। अब मांग जमा बोलते हैं कि हमारे पास क्या जमा है, मांग है, मांग है तो निकालेंगे हम, यानी कि 2 खाते होते हैं, करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। समय जमा यानी कि टाइम के हिसाब से, तो RD FD जो होता है उसको हम बोलेंगे दीर्घकालीन जमा। अब क्या उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मौद्रिक नीति के माध्यम से कर सकते हैं, रेट्स को बढ़ा घटा के। और जब राजकोष की नीति करेंगे तो सरकार अपने आय व्यय में इनमें कमी कटौती करेगी। परिवर्तनीय कोष अनुपात वही है कि जो तुम्हारे पास कोष अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग CRR और SLR होता है। CRR जो RBI के पास पैसे रखते हो, SLR जो खुद के पास रखोगे। बैंक दर होता है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को उधार देगी ना। तरलता लिक्विडिटी के बेसिस पे आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट ये है कि भाई अगर कमर्शियल बैंक RBI को क्या दे रही है, अपनी सिक्योरिटीज़ दे रही है और RBI उसको पैसा दे रहा है, तो उस पैसे में जो लगने वाली रेट ब्याज मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये है कि जो आपकी कमर्शियल बैंक है ना, वो क्या कहते हैं, RBI को क्या दे रहा है, लिक्विडिटी दे रहा है या पैसा दे रहा है, और RBI है वो उसके बदले में अपनी सिक्योरिटीज़ रखेगा कमर्शियल बैंक के पास, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। भी वही है कि RBI अगर कमर्शियल बैंकों को ऋण देता है, अगर एक नाइट के लिए दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, MSF। क्रेडिट कंट्रोल मेथड है जिसको हम बोलते हैं साख नियंत्रण। तो क्रेडिट कैसे कंट्रोल करेगी सरकार, 2 उपाय है, एक क्वांटिटेटिवली कर सकती है, एक क्वालिटेटिवली कर सकती है। जो क्वांटिटेटिवली है उसमें क्या करेगी, वो रेट्स को कंट्रोल करेगी, वो क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो सारी रेट्स हैं जो भी अगर सबको बढ़ा देती है तो लिक्विडिटी, उनकी जो पैसा है वो क्या होगा, कम होगा। अगर हमें पैसा बढ़ाना है, तरलता बढ़ानी है, तो हमें रेट्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रिवर्स चलता है ये, ठीक है। उसके अंदर परिवर्तनीय कोष में देख लो CRR और SLR आएगा, जबकि तरलता वाले के अंदर RR और रिवर्स रेपो रेट। अब गुणात्मक में क्या है, मार्जिन निर्धारण कर लेगी, साख की ऊपरी सीमा का निर्धारण कर लेगी। जैसे कि किसी को 10 लाख रहना चाहिए, लेकिन बैंक ने तो डिसाइड कर रखा है कि मुझे तो 4 ही लाख देना, तो उसके 6 लाख तो बच ही गए ना, तो वही है साख का ऊपरी निर्धारण।
उपभोक्ता की साख का नियंत्रण कर लेना, मतलब कि अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआईज वगैरह, नैतिक दबाव, तो ये सारी चीज़ें गुणात्मक के अंतर आएंगी। मौद्रिक नीति के टाइप होते हैं, विस्तारवादी होती है, एक संकुचनवादी होगी। विस्तारवादी मतलब किसी तरह से लिक्विडिटी बढ़ानी है मुझे, और संकुचनवादी में लिक्विडिटी घटानी है। अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो एक ही उपाय है, सारी रेट्स को कम कर दो। लिक्विडिटी अगर घटानी है तो क्या करें, सारी रेट्स को बढ़ा दो। अब बात करें पूंजी बाजार की। पूंजी बाजार क्या होता है कि एक ईयर से ज़्यादा का अगर हम ऋण लेंगे तो पूंजी बाजार के अंदर आएंगे। प्राथमिक में वही कंपनीज आएंगी, कोई नई कंपनी आई उसने अपने शेयर्स बेचे, उसको खरीद लिया। जो सबसे न्यूएस्ट शेयर उसको बोलता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ मतलब होता है उसके बाद लेने वाला, सेकेंडरी होता है बेसिकली ये। अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर कंपनी का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ निवेशक टू निवेशक समझौता होता है, निवेशक दूसरे निवेशक को स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है। अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज भी 2 टाइप के हैं। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज है, सेंसेक्स इसी के अंदर आता रहता है। 30 जो सबसे बड़ी लाभांश वाली कंपनी है उनका एक समूह है, उसी को सेंसेक्स बोलते हैं। अब एनएसई है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब ईयरली टर्नओवर के बेसिस पे बनाती है, फेरवानी कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे इसको बनाया था। निफ्टी 15 एंड निफ्टी 500 1994 में इसका गठन हुआ था। और बात करें नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम में सबसे पहले पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी का उत्पादन एरिया क्या है, एरिया मतलब देश, जो देश में बन रहा है, मतलब देश के बाहर नहीं, सिर्फ देश के अंदर। अगर उत्पादन की बात कर रहे हैं तो देश का मेंबर हो चाहे देश के बाहर रह रहा हो तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर मतलब कि अगर कोई बाहर देश का मेंबर है, अगर वो देश के अंदर प्रोडक्शन करा तो वो भी जीडीपी के अंदर आएगा, ठीक है। जीडीपी क्या होती है कि नेशनल इनकम में समृद्धि को बताती है। फिर उसके बाद है जीएनपी, इसका मतलब ग्रॉस नेशनल। जब भी नेशनल की बात आएगी तो उसमें नागरिक होंगे, और नागरिक देश के अंदर भी काम कर सकते हैं, देश के बाहर भी काम कर सकते हैं। इसलिए प्रियंका चोपड़ा है, अगर वो बाहर विदेश में जाकर क्वांटिटी को बढ़ा लिया ना तो वो भी जीएनपी के अंदर इंक्लूड होगा। फिर जीएनपी देश के नागरिकों की आय को हमेशा बढ़ाता है, तो दिखता है अगर जीएनपी बढ़ रही है तो मतलब देश के नागरिकों की आय बढ़ रही है, ठीक है। जब भी इंटरनेशनल लेवल पर तुलना की जाती है ना देशों की, तो जीएनपी की कंपैरिजन करेंगे। अब जो मौद्रिक राष्ट्रीय आय है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्थिर है और एक क्या है, चालू। जो स्थिर है उसका आधार वर्ष 2011-12 है। करंट मतलब जो भी करंट में, मतलब एक ईयर के अंदर क्या सारी चीज़ें जाती हैं उसके अंदर। अब आधार वर्ष से जो कंपेयर करके निकालते हैं उसको रियल नेशनल इनकम बोलते हैं, फिर जो चालू वर्ष उसको बोलेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम। और हमेशा ये याद रखो कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम होती है, यानी कि जो वर्तमान खाते पे हम जो भी इनकम निकालेंगे वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम मुद्रास्फीति को भी ऐड कर लेते हैं, इसलिए ये ज़्यादा हो जाती है, और ये हमेशा कम रहेगी जो आधार वर्ष पे निकालेंगे। प्रति व्यक्ति आय है ना, वही आपकी वास्तव में ग्रोथ का सूचक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की हम पर्सनल आय निकाल रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? जो नेशनल इनकम है अपॉन क्या करेंगे, जनसंख्या, देश की जनसंख्या। अब इसको जारी कौन करता है? एनएसओ की स्थापना हुई थी 2019 में। पहले क्या था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सीएसओ एंड एनएसएसओ। एनएसएसओ सिर्फ सर्वे करता है और सीएसओ आंकड़े को पूरी तरह से उसका सर्वेक्षण करेगा, मतलब ये सर्वेक्षण का काम है, इसका तो लिखने का काम है। फिर यहाँ पे सर्वेक्षण हुआ था 1950 में और सीएसओ 1951। इसी से पता चलता है कि हर व्यक्ति की आय बढ़ रही है। व्यक्ति का आय पर्सनल इनकम किस चीज़ को पर्सनल इनकम में इंक्लूड करेंगे हम, मतलब मनी कहाँ से आता है। जैसे कि पर्सनल इनकम आ गई, मजदूरी हो, चाहे से मजदूरी मिल रही हो, लाभ मिल रहा हो, प्रॉफिट हो, किराया भी आ रहा है तो वो भी इनकम ही है, ब्याज आ रहा है तो वो भी इनकम है। ये सारी चीज़ें इनकम में आएंगी, वेतन, मजदूरी, लाभ, किराया और ब्याज। अब व्यय योग्य व्यक्ति क्या, मतलब जब भी आपको शुद्ध चीज़ें नेट निकालें तो ग्रॉस में से आप डिप्रिसिएशन घटा दीजिए। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र तुम जानते हो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वानिकी मत्स्य आएगा, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में खनिज उत्खनन हो, जैसे निर्माण हो, मैन्युफैक्चर, विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गैस, जलापूर्ति, सारी चीज़ें आएंगी। कोर सेक्टर बोले तो भारत में कितने कोर सेक्टर हैं? 8 है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली, सीमेंट, इस्पात उद्योग, उर्वरक, रिफाइनरीज वगैरह। और जो आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों का आधार बनाया जाता है, खनन हो, बिजली हो, विनिर्माण, यानी कि एम से माइनिंग, ई से इलेक्ट्रिसिटी, ई से इंफ्रास्ट्रक्चर, MEI, खनन, बिजली एंड विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, यातायात, भंडारण वगैरह। व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट वास्तविक विदेशी से प्राप्त क्षेत्र है ना। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, राष्ट्रीय आय की गणना की न्यू प्रणाली है। इसमें कच्चा माल और मूल्यवर्धन उसी को बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट
बोले तो वस्तु को बनने में जो लागत है, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी तो मार्केट प्राइस पर आ जाएगी। आजकल जीडीपी को क्या कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस पे काउंट करना चाह रहे हैं, जबकि हम पहले इसको फैक्टर कॉस्ट पे ही काउंट करते थे। न्यू पॉलिसी है 2015 से इसको लागू करा है। आर्थिक वृद्धि का परिचय वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि यानी कि पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी। अब बात कर रहे हैं हम जीबीए कितनी है, तो 8.8% इसकी वृद्धि दर है जीबीए की। अब कृषि क्षेत्र में कितना 21%, उद्योग क्षेत्र में 26% ऑलमोस्ट, सेवा क्षेत्र में 52% है। जबकि कृषि क्षेत्र में 3% की वृद्धि हुई, 3.9% की, उद्योग क्षेत्र में 12% और सेवा क्षेत्र में 8.8% की वृद्धि। अब बात करें जीडीपी कितनी है, तो 7.0%, इतना लिखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। फिर यहाँ 7.0% पिछले साल से कम हुई है क्योंकि पिछले साल 9.1 थी। फिर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है, 98,118 यहाँ पे क्या है, 1,72,000। अब यहाँ पे बात करें कि जो पीसीआई है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट के, तो गोवा, सिक्किम, दिल्ली छोटे छोटे राज्य हैं, जबकि जो न्यूनतम है बिहार एंड यूपी की है। उसके बाद मार्केट प्राइस क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, नेट करेंगे तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, इसी को बोलते हैं एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय अभी भी फैक्टर कॉस्ट पे ही निकाली जाती है। एसडीआई की बात करें तो भारत की रैंक है 132। भारत क्या है, मध्यम मानव विकास उसके अंतर्गत आएगा। अब इसके 3 बेस होते हैं। इसके क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज है एंड आपका पर कैपिटा इनकम। ये बेसिकली जीएम होता है इन तीनों चीज़ों का। यूएनडीपी जारी करता है एसडीआई को 1990 से। उसके बाद बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें कौन सी रैंक है, इंडिया की 126 रैंक। इसके पैरामीटर होते हैं 6। इसके अंदर सामाजिक सहयोग, आय है, स्वास्थ्य है, स्वतंत्रता है, उदारता है, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति है। इसको जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। फिनलैंड की फर्स्ट रैंक है इसके अंदर। अकाउंटिंग है, कौन कौन से वित्तीय होगी, लागत मतलब प्राइस से रिलेटेड या प्रबंधन से रिलेटेड हो, सरकारी लेखांकन हो, या फिर आप सामाजिक सहकारी प्रबंधन, लागत वित्तीय। जन्मदाता उसका था पेचियोमोली, इटली का था, इटली। अब यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस भी हम बोलते हैं, इसमें क्या करता है, उचित समय पे उचित कीमत पे पोषणयुक्त खाद्यान्न की करती है, खरीदारी करवाती है, जो राशन मिलता है हमें। तो अब केंद्र क्या करेगी, राशन का क्रय करेगी, भंडार करेगी, उसका परिवहन करेगी। जबकि राज्य क्या करेगा, लाभार्थी की पहचान करेगा, राशन कार्ड जारी करवाएगा, दुकानों को खुलवाएगा। अब भारत खाद्य विकास निगम की स्थापना 1965 के अंतर्गत हुई। क्लोज ओपन 2 टाइप का होता है इसके अंदर। इसमें क्या होगा, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य की कीमत है वो ओपन के अंतर्गत आ जाती है, मतलब ये आश्वासन देती है कि हाँ तुम्हें मिल जाएगा। फिर सीएससीपी इसको जारी करता है, C2 लागत पर बेचता है। 22 वस्तुएँ हैं जो आपकी इसके अंतर्गत आती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत। एमएसपी है वो ग्रेटर होती है हमेशा किससे, C2 लागत से।